गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमें सबसे पहले तो आज हम बात करने जाएंगे कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से हमारी साइंस टोटली डिवाइडेड है, किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में एक जनरल ब्रीफिंग होगी आज। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमें जो बुक अडॉप्ट करनी है वो एनसीईआरटी की बुक अडॉप्ट करनी है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अडॉप्ट की गई है। तो एनसीईआरटी की बुक में अगर आप दूसरा टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, इंडेक्स। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्या कंटेंट्स क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि अभी आपने सरकार का तीसरे वाले लॉकडाउन का नोटिस सुना होगा, तो उसमें स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। तो हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो किस तरीके से करनी है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे हमारे है क्या, कंटेंट, जिसमें कि हमारी जो साइंस है टोटली डिवाइडेड है 15 चैप्टर्स में से, जिसे भी फर्दर डिवाइड किया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। कोई डाउट यहाँ तक? तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला चैप्टर है क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी देखा जाता है, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपका दीवारें हो, पेन हो, कॉपी हो, चेयर हो, जो भी आप देख रहे हैं, या फिर गैस हो, एयर हो, एलपीजी हो, या फिर वाटर हो, या और कोई लिक्विड हो, एयर ऑयल हो, ये सारे जो हमारे मैटर्स आसपास हमारे आसपास देख रहे हैं, इनमें क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम स्टेट करते हैं, किस तरीके से हम इनके फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम इन्हें आगे ऑब्जर्व करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग में। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, किस तरीके से ये सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, इनके बारे में हम देखेंगे हम डिटेल में, किसमें, इन मैटर आवर सराउंडिंग में। सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो मैटर अराउंड अस प्योर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे आसपास देखने को मिलता है, क्या इसमें मैटर जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है या फिर मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है तो वो भी कैसा, होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिकली हम डिटेल आइडिया देखेंगे कि एटम होता कैसा है, किस तरीके से ये बिहेव करता है, क्या क्या इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, या एटम में कैसे हम उसकी बैलेंसी के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। फोर्थ चैप्टर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या पढ़ने जाएंगे कि एक एटम का इनिशियल स्टेज से किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर की थ्योरी इवॉल्व हुई है, और एटम होता कैसा है, और उसे हम कैसे करें, किसने किसने कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, बोर का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल क्या था, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। किस तरीके से सेल्स होती हैं, किस तरीके से एटम की बैलेंसी को निकाला जाता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो शुरुआत के 4 चैप्टर जो हैं हमारे फ्रॉम 1 to 4, ये 4 चैप्टर हैं हमारे केमिस्ट्री का पार्ट, और आगे के 5, 6, 7 ये होते हैं हमारे बायोलॉजी का पार्ट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। बायो का एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्लांट के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग। तो वैसे ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट सेल अलग पढ़ेंगे, एनिमल सेल अलग पढ़ेंगे, कौन कौन से एपरेटस होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 आता है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा क्या, टिश्यू। टिश्यू बेसिकली किससे डील करता है, जब सेल्स का कलेक्शन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर किस किस टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में क्या किस कौन कौन से एनिमल टिश्यूज़ कौन कौन सी हैं, प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन सी हैं, कौन से टिश्यू का क्या क्या काम है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे चैप्टर नंबर 6 टिश्यू में। चैप्टर नंबर 7 आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारे आसपास हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है ताकि हमारी स्टडी इजी हो पाए, हम चीज़ों को इजीली ऑब्जर्व कर पाएँ कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा एनिमल लाई करेगा। इसमें भी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स की डाइवर्सिटी को अलग पढ़ेंगे और एनिमल्स की डाइवर्सिटी के लिए अलग से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12। ये आ जाते हैं हमारे 12 तक, इसमें फिजिक्स के चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है, साउंड तक। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 क्या बोलता है, मोशन। मोशन मतलब क्या होता है, किस तरीके से मोशन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटीज़ क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, या फिर मोशन होता है किस तरीके से होता है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 मोशन के अंदर। चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है, किस तरीके से लगता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। फिर लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, किस तरीके से हम डेली लाइफ में इनके एप्लीकेशंस होते हैं, किस तरीके से डेली लाइफ की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेसिकली डील करता है किसके साथ, हमारे जो भी यूनिवर्सल हमारे देखने को मिल रहे हैं जो भी फिनोमिनास, उनके बारे में डील करता है क्या, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, क्यों हम नीचे गिरते हैं तो फ्री फॉल में क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 में ग्रेविटेशन के अंदर। चैप्टर नंबर 11 आता है हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, वर्क किस तरीके से एनर्जी में स्टोर होता है। हम दो टाइप की एनर्जीज को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी में। चैप्टर नंबर 12 आता है साउंड। साउंड में हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है, किस तरीके से उसके साउंड वेव जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेव जो होती है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम उसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि एक वेव दूसरी वेव से किस तरीके से अलग है, या यूँ बोले कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हम दो साउंड्स को अलग अलग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे चैप्टर नंबर 12 साउंड के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि साउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इको क्या होता है, रिवर्बरेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से ये प्रोड्यूस होते हैं, कब इको प्रोड्यूस होगा, कौन सी कंडीशंस है जब इको होगा, प्लस रिवर्बरेशंस को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। फिर हम डेली लाइफ के एप्लीकेशंस देखेंगे कि साउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है, सोनोग्राफी किस तरीके से होती है, अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग कैसे होती है, या फिर हम इन्हें कैसे डेली लाइफ के उसमें यूज़ करते हैं, कैसे क्रॉस प्रोपोगेशन को हम देख सकते हैं कि विदाउट ब्रेकिंग एनी सब्सटेंस। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस जिनके बारे में हम देखेंगे। जैसे डॉक्टर के गले में, आपने जब भी डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर के गले में एक स्टेथोस्कोप रहता है, तो उसका कैसे वो काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, डॉक्टर उससे क्या पता करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। फिर चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, ये हमारे तीनों का मिला जुला मिक्सचर होता है। पहला है क्या, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो पहले तो हमें, जैसे आज हम कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बीच में आज हम सरवाइव कर रहे हैं, तो हमें इस चैप्टर से ये पता लगेगा कि बेसिकली बीमार पड़ना किससे बोलते हैं, हेल्थ क्या होती है, हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक हेल्दी पर्सन्स की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, प्लस किस तरीके से हम इसे मिटिगेट कर सकते हैं, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जो भी हमारी बीमारियां हैं किस किस के कारण हो रही हैं, वेदर इट इज़ अ प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस। जैसे कि कोरोना वायरस नाम से ही पता चल रहा है कि कोविड-19 जो है एक वायरस के कारण फैली हुई बीमारी है। तो कैसे हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंट बीमारियों के, कौन कौन सी साइड्स होती हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डिफरेंट डिजीज़ के कारण अफेक्टेड होते हैं, प्लस इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यून सिस्टम को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वाई डू वी फॉल इल के अंदर। चैप्टर नंबर 14 है नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी हमारी नेचर ने हमें दिया है, चाहे वो हमारी एयर हो, वाटर हो, या फिर हमारा लैंड मास हो, मिनरल्स हो, तो इनके बारे में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से ये हम इन्हें यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से इनका प्रॉपर सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे क्या, नेचुरल रिसोर्सेज में। लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में
जैसे कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उसके लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो लेकिन हमारे पास लैंड मास जो है वो फिक्स्ड है। लैंड मास फिक्स्ड है मतलब हमारे पास खेत फिक्स्ड है। लेकिन हमें क्या करना है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डेंस में उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए हमारी जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो भी फूड रिसोर्सेज हैं उनमें इम्प्रूव करने पड़ेंगे, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्वांटिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स जिसे हम अडॉप्ट करके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में अडॉप्ट करके, जिससे हम क्या बढ़ा सकते हैं, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो हम एज एन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, लाइक मिल्क हो गया हमारा, ठीक है, एग्स हो गए, मीट हो गए, फिशरीज़ हो गए, तो इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। हनी बी कीपिंग हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। या यूँ बात करें कि ये क्रॉप के साथ साथ इन्हें रख के भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर किस तरीके से हम स्टोरेज पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से स्टोरेज होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। चैप्टर मतलब हमारी पूरे के पूरे बुक के एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।